आज का जो हमारा लेसन है वो है MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हमारा फर्स्ट लेसन है। बाकी लेसन भी जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे कर दें, ताकि आपको फ्यूचर लेसन जो हैं वो आपके स्किप ना हो। अच्छा, इसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस लेसन का, वो ये है कि आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया दिया जाए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेवलप क्या कैसे हुई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक तरीका है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, कि आप उससे यूज़फुल इंफॉर्मेशन रिट्रैक्ट करा सकें। बिजनेस के अफेयर्स के बारे में और आसानी से यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, आप उसमें से आसानी से निकाल सकें। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बिजनेसेस जो हैं या जो इंडिविजुअल्स ने वो किसी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको असिस्ट करना उनके डिसीजन मेकिंग में, उन्हें वो इंफॉर्मेशन जो वो चाहते हैं वो देने में असिस्ट करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ट्रांजैक्शंस कोई भी अकाउंटिंग अकाउंटिंग बिजनेस टर्म में ट्रांजैक्शन कहते हैं कि कोई भी कैश किसी भी तरह की डीलिंग दो दो बंदों के दरमियान, जिसमें कैश इन्वॉल्व है, जिसमें कोई वैल्यूएबल थिंग इन्वॉल्व है। कैश या मनी उधार भी आ सकता है, उधार भी है बीच में। ये समझिएगा कि कैश से मुनासिब कैश ट्रांजैक्शन है, मेरी उधार का जो ट्रांजैक्शन बीच में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। तो दो बंदों के दरमियान कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व है, जिसमें कोई भी वैल्यूएबल थिंग की एक्सचेंज है, वो उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। आगे ये छोटी सी एग्जांपल है, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अकाउंटिंग कैसे डेवलप हुई? देखिए, नियरली सारी जो डेवलपमेंट हुई है अब तक इंसानों की ज़िंदगी में, वो उसकी ज़रूरत के पेश नज़र हुई है। इसी तरह अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब बाटर ट्रांजैक्शन या जैसे आप देख लें कि पहले बाटर ट्रांजैक्शंस थे, बाटर ट्रेडिंग होती थी, लेकिन क्योंकि जब इंसान को मुश्किल है, इसकी ज़रूरत पड़ी, तो मनी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इसी तरह जैसे जैसे इंसान को ज़रूरत पड़ी, तो इंसान ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग अडॉप्ट करना शुरू की। बजट क्या है? बजट एक प्लान है फ्यूचर इनकम, एक्सपेंस या अदर फाइनेंशियल ऑपरेशंस का। ठीक है। जैसे कोई सेल ट्रांजैक्शन, कोई परचेज ट्रांजैक्शन, जो फोरकास्टेड सेल या परचेज ट्रांजैक्शन के इनफ्लो या आउटफ्लो का एक डिटेल बना देना, वो मेरा बजट है। उसे उसे हम कहते हैं बजट। मेरे फ्यूचर में इतना एक्सपेंस होगा, मेरे फ्यूचर में इतनी इनकम होगी, मेरे फ्यूचर में ये वाला बिजनेस जो है परचेज कर लूँगी, ये वाला सही कर दूँगी, ये मेरा बजट है। ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि मैं ये कर लूँगी, इसमें जो मतलब मैं मनी टर्म्स में बता रही होंगी कि मेरी इतनी इनकम आएगी, सपोज इतनी लाख मेरी इनकम है, मेरा इसमें से इतना हज़ार का मेरा एक्सपेंस हो जाएगा, ये मेरा प्रॉफिट बचेगा। और मेरी इनकम कहाँ कहाँ से आएगी? मैं ये फ़लाँ प्रोडक्ट सेल करूँगी, मैं फ़लाँ फ़लाँ बिज़नेस यूनिट ओपन कर दूँगी, या फिर मैं कोई प्रोडक्शन प्लांट लगा दूँगी जिससे मेरी इनकम आएगी। ऐसा तो उसका फिर सारा फाइनेंशियल स्टेट अपने मतलब बजट में दिखाओगे, जब भी आपका कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग कोई भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट वगैरह इनकर होगी, उसके लिए आप इंसान को पूरा पता होना चाहिए कि आपकी कितनी, किसी भी चीज़ के लिए आपकी कितनी कॉस्ट इनकर हुई है। कॉस्टिंग का कॉस्ट इसलिए पता होनी चाहिए कि आपको जब आपने वो चीज़ सेल करें, तो आपको उसकी सेलिंग प्राइस आप उसकी डिटरमिन कर सकें, बता सकें कि यही होता है ना नॉर्मली, कि इंसान कहता है कि मेरे इस चीज़ में इतना खर्चा आया है। सपोज अगर मेरी 70 रुपये की मेरी कॉस्ट आ गई, तो मैं 30 रुपये मेरा प्रॉफिट मार्जिन होगा, मैं 100 की प्रोडक्ट सेल करूँगा। ठीक है। तो आपको अपनी कॉस्ट का पता होगा, तभी आप अपनी अप सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकेंगे। इसी तरह एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसका जो वर्क इन प्रोसेस है, जो चीज़ें प्रोडक्शन में, उनमें कितना खर्चा आ गया, मज़ीद कितना खर्चा आना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपने बजट बना लिया होगा अब, कि मैं इस फ़लाँ चीज़ में अपना खर्चा करूँगा। तो आपको ये देखने के लिए कि मैं जो उसमें खर्चा कर रहा हूँ, मेरे बजट से एक्सीड तो नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आप प्रॉपर कॉस्ट का आपको पता नहीं होगा और आप बजट से एक्सीड कर जाएंगे, तो आपने जो पैसे किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए, किसी दूसरी चीज़ के लिए आपने रखे होंगे, तो आपको इस प्रोडक्ट में आप लगा रहे होंगे। तो इन शॉर्ट उस दूसरे प्रोडक्ट के आपके पैसे कम कम पड़ जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको कॉस्ट का पूरा पूरा अंदाज़ा हो कि आपकी कितनी चीज़ों में कितनी कॉस्ट आपकी लग रही है। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ IT ऑन अकाउंटिंग। पहले तो जो ओरिजिनल अकाउंट थे, उनके लिए वर्जिस होता था मुंशी, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड करते होते थे, एक प्रॉपर डिटेल बनाते थे कि फ़लाँ खर्चा हो गया, फ़लाँ से इनकम आ गई। ठीक है। लेकिन उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस
को जो जो एनालिसिस वगैरह जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज कर सकें प्रॉपर्ली, ठीक है, या फिर जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को फोरकास्ट करा सकें। अब आईटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और देखिए कितने ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आगे हैं ट्रांजेक्शन वगैरह करने के लिए, जैसे क्विक बुक हो गया, ओरेकल हो गया। लेकिन अब देखें अकाउंटेंट की ज़रूरत स्टिल है इतनी सब आईटी इन्वॉल्व होने के बाद। पहले जब आप कहते थे मुंशी, जब मुंशी होते तब तो आईटी नहीं थी बीच में, देखिए, लेकिन अब आईटी आ गई है। लेकिन स्टिल हमें अकाउंटेंट की ज़रूरत है, इसलिए कि जो सॉफ्टवेयर जो इन्फॉर्मेशन वगैरह वो रिकॉर्ड करा रहे हैं, जो एनालिसिस उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के बाद जो हमें वो एनालिसिस देंगे, कोई एक प्रोफेशनल बंदा, कोई एक अकाउंटेंट होना चाहिए जो एनालिसिस को पढ़ सके। क्योंकि कोई लेमैन जिसको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, वो एनालिसिस को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, वो नहीं समझ सकता। बजाय इसके कि प्रोफेशनल बंदा जो एनालिसिस को जो इन्फॉर्मेशन वगैरह वो देंगे उनको प्रॉपर समझ सकेगा, ठीक है, और उनको अपन बिजनेस के बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकेगा। बाटर ट्रेडिंग या वाटर ट्रांजेक्शन, एवरीवन नो बाटर ट्रेडिंग क्या होती है, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ एक्सचेंज करा लेना, ठीक है। ये उसकी एग्जांपल है कुछ थोड़ी सी, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज में इसकी ज़रूरत नहीं है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जैसे जैसे डिफ़िकल्ट होता गया बाटर ट्रांजैक्शंस करना, तो मनी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। अब बाटर के बजाय इंसान मतलब पैसे दे के वो चीज़ ले लेता है। ये इसमें जस्ट ये इस मतलब इतने बड़े पैरा में बस ये इतनी सी चीज़ एक्सप्लेन हुई हुई है। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस की होती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसमें मनी इन्वॉल्व हो, हमेशा आप कैश दें या कैश लें, ठीक है। उसमें आप उधार की ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, जैसे हमारे मेरे डेटर्स हो गए या फिर मेरे क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, इनमें उधार इन्वॉल्व होता है, ठीक है। दोनों तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं, कैश ट्रांजैक्शन, कैरेट ट्रांजैक्शंस। कैरेट ट्रांजैक्शन में जो होती है, जो उधार की होती है, कैश ट्रांजैक्शन जिनमें मनी इन्वॉल्व होती है। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, एवरीवन नो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, कि एक सिंगल ओनर होता है बिजनेस का, जो बिजनेस के सारे फेयर्स में डील करता है, सारे एक्सपेंसेस वगैरह के लिए, इस बिजनेस के सारे फेयर्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब इसमें इसके जो की फीचर्स हैं वो ये है कि ये ईज़िली बन जाते हैं। इसमें प्रॉपर आपको एक, जैसे लिस्टेड कंपनी के लिए आपने प्रोसेस से गुजरना होता है, स्टार के पास रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, फिर उसका यूज़फुल जो आप नेम वगैरह के सिलेक्शन, वो सारा सीन इसमें ये नहीं होता। आराम से आप इन्फॉर्मेशन वास्ते, जैसे आप देख लें छोटे मोटे बिजनेस से करियाने की दुकान हो गई या फिर किसी बार्बर की शॉप हो गई, ठीक है, ये सिंगल ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। ईज़ी फॉर्मेशन है इसकी, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। बिज़नेस जो भी बिज़नेस के एक्सपेंसेस होंगे, जो भी उसने ट्रांज़ैक्शन वगैरह में वो इन्वॉल्व हुआ होगा, उसके लिए उस ओनर की लायबिलिटी, उस सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। मतलब वो जो बंदा है, अगर इन केस बिज़नेस लॉस में जाता है तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह से लेके या फिर अपने खुद से पैसे दे के वो लॉस पूरा करेगा, ठीक है। इसकी बंदे की ओनरशिप होती है, प्रॉफिट सारा इसी का होता है, मैनेजमेंट सारी इसने देखनी होती है, और आराम से डिजॉल्व हो जाता है। लिस्टेड कंपनी से अलग करे पार्टनरशिप में तो प्रॉपर एक तरीका होता है डिसोल्यूशन का, प्रॉपर आपको स्टार से फाइल करना पड़ता है, फिर एससीसीपी को आपने नोटिफाई करना होता है, तो काफ़ी बड़ा सीन है, लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि वो हमारे इस टॉपिक से रिलेट नहीं करता, इस सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करता, फिर डिफरेंट इरेलीवेंट डिस्कशन हो जाएगी, ठीक है। पार्टनरशिप जो बिजनेस होते हैं, हमारे पाकिस्तान में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत वजूद में आते हैं। इसमें पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 4 5 जितने पार्टनर रखते हैं, चाहे आप रख सकते हैं, और उन्हीं पार्टनर्स के एग्रीड, जो आप शुरू में जो एग्री करते हैं कि हम इतने इतने शेयर प्रॉफिट को, उस एग्रीड रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में। हर पार्टनर नहीं कह सकते, मतलब पार्टनर कैपिटल आते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कोई पार्टनर कैपिटल लाए, कोई सिर्फ अपनी स्किल्स लेके आए, तो फिर ज़ाहिर है फिर उसका प्रॉफिट वगैरह में फिर शेयर का कोई कम ज़्यादा वाला सीन होगा, ठीक है। लेकिन मतलब कैपिटल के लिए पार्टनर आपस में पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उन्होंने कैपिटल वगैरह खुद इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। उसके लिए की फीचर जो है उसके ये हैं कि वो लीगल एंटिटी होती है, कि प्रॉपर एक्ट के थ्रू बनती है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन ओनर्स में एग्रीड रेशो के अकॉर्डिंग होती है, इसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है सोपरा प्रोप्राइटरशिप की तरह, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ राइट हो सकता है, कोई भी पार्टनर अपना दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है।
اس میں جو مینجمنٹ ہے وہ پارٹنر خود کرتے ہیں، اور نمبر آف پارٹنرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جتنے مرضی آپ اس میں نمبر آف پارٹنرز ہوتے ہیں، جتنے پارٹنر مرضی رکھنا چاہیں وہ جو پارٹنرشپ ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کمرشل پرپز کے لیے انٹروڈیوس بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لا کے پراپر لا کے تحت یہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ سپریٹ لیگل انٹیٹی ہوتی ہے، اس کی سپریٹ اپنی سیل ہوتی ہے، اور یہ کمپنی اپنے نام پہ اس پہ کیس فائل کر سکتے ہیں، پھر یہ خود سے لیکن کیس فائل کر سکتے ہیں، لیکن اپنے نام پہ، یہ نہیں کہ کسی بھی ڈائریکٹر وغیرہ کے نام پہ وہ کیس فائل کرتے ہیں، کمپنی اپنے نام پہ کیس فائل کرتی ہے، یا ایسے کرتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشیل پرسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کا جو مین فیچر وہ یہ ہے کہ وہ لا کے تحت پراپر وجود میں آتی ہے، سپریٹ لیگل اینٹی ہوتی ہے، اس کی لائبلٹی اس کی لائبلٹی لمیٹڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کمپنی کے اگر ان کے کمپنی ڈیزولو ہوتی ہے یا پھر کمپنی کی لائبلٹی ہے کریڈٹرس کی طرف، ان کے ساتھ کمپنی کی لائبلٹی ہے کریڈٹرس کی طرف، تو کمپنی کو پیسے پے کرنے کے لیے اگر کمپنی کے ایسٹ وغیرہ سیل کرنے کے بعد بھی وہ پیسے نہیں بچتے، تو جو اس کے ڈائریکٹر وغیرہ ہیں وہ اپنی پرسنل خود سے پیسے دینے کے لیے لائبل نہیں ہے کہ اپنی پرسنل پراپرٹی وغیرہ اپنے پرسنل بینک سے پیسے دیں، ٹھیک ہے۔ کمپنی کے جتنے ایسٹ وغیرہ بکیں گے، جتنی اماؤنٹ ریکور ہوگی وہ کریڈٹر کو اتنے پیسے دیں گے، اس سے زیادہ کے لیے وہ اس کے ڈائریکٹر وغیرہ رسپانسبل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ شیئر ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، شیئر کی سیل پر جب جانتے ہیں کہ شیئر آپ جو بیچ میں جو ہیں اس کے جو اونرز ہیں وہ شیئر سیل بھی کر سکتے ہیں، پرچیز بھی کر سکتے ہیں، تو آرام سے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ممبرس ہوتے ہیں اور ایک کامن سیل کے تحت اس کی اپنی کامن سیل ہوتی ہے۔ آج کا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ لیسن ڈسکس کریں گے، اور اگر آپ لوگوں کو اس میں سے کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن سے پوچھ سکتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا آنسر کر دوں گی، اگر نیکسٹ میں نام بھی ہو سکا تو اسے نیکسٹ میں کر دوں گی میں۔ اللہ حافظ۔